हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग भारत में विदेशी आक्रमण को देखेंगे कि भारत में विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए और कहां से हुए। तो उसको देखेंगे क्योंकि विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण हुए और यूनानी आक्रमण हुए और यूनान से ही सिकंदर का आक्रमण ही हुआ। क्योंकि सिकंदर जो था तो वो यूनान से ही था और यूनानी आक्रमण में सिकंदर के आक्रमण को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चूँकि होता क्या है कि ये मौर्य वंश से पूर्व ही भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं और विभिन्न प्रकार के ईरानी और यूनानी आक्रमण होते हैं, जिसमें सिकंदर महान का भी नाम आता है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण को देख लेते हैं। ईरानी आक्रमण भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा ही हुआ, जिसमें हखमनी वंश जो था तो ईरान का एक वंश था ईरान का, तो वो हखमनी वंश द्वारा ही भारत पर आक्रमण हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों का किस वंश से हुआ था। तो हखमनी वंश द्वारा, ईरानियों के हखमनी वंश द्वारा भारत में आक्रमण हुआ था। और प्रथम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था तो साइरस द्वितीय जो ईरानी राजा था, साइरस द्वितीय, उसके द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और चूँकि साइरस द्वितीय जो था भारत में आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो सफल जो प्रथम आक्रमणकारी जो ईरान का जो प्रथम आक्रमणकारी जो सफल हुआ तो वो डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो डेरियस प्रथम जो सफल आक्रमण करता है और वो सफल भी हो जाता है आक्रमण करने में। ये 516 BC में आक्रमण करता है और वो सफल हो जाता है। तो कौन सफल हो जाता है? डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया डेरियस प्रथम जो था तो भारत पर आक्रमण किया और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया तथा ईरान का 20वां प्रांत भी वहीं पे बनाया। क्योंकि क्या होता है कि ये जितने भी मतलब विदेशी आक्रमण भारत में होते हैं तो पश्चिमोत्तर भाग से ही होते हैं। क्योंकि जो ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ से आक्रमण नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हिमालय था, हिमालय से पार नहीं आ सकते थे। इसलिए जो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए तो वो पश्चिमोत्तर भाग से हुए और वहाँ से आक्रमण करके भारत के कुछ भाग को जीत लिया और वहाँ 20वां प्रांत बनाया। क्योंकि बताया जाता है कि जो डेरियस प्रथम था तो उसने ईरान में मतलब उसके पास कुल 23 प्रांत थे, जिसमें से 20वां प्रांत भारत से था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और वहीं से इन्होंने 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थी। 360 टैलेंट का मतलब होता है कि वो ईरानियों का एक मुद्राओं का नाम था जो 360 टैलेंट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये आक्रमण ईरानी आक्रमण थे और ईरानी आक्रमण से क्या प्रभाव भारत में पड़े तो उसको देख लेते हैं। ईरान के आक्रमण के बाद भारत में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे खरोष्ठी लीफ का जन्म हुआ। खरोष्ठी लीफ का जन्म जो माना जाता है तो बेसिकली ईरान की अरमाइक लिपि के कारण ही खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। तो ये ईरान की देन है। अरमाइक लिपि से ही प्रेरित होकर यहाँ खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। तो ये एक विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। मौर्यकालीन ईरानी प्रभाव पड़ा। जैसे मौर्य काल में स्तंभ को जो राष्ट्रीय चिन्ह जो माना जाता है भारत का स्तंभ, वो ईरान के ही उससे प्रेरित है, मतलब है कला से। और ये राम प्रसाद की जो मूर्ति है तो वो भी जो है तो ईरान के प्रभाव से ही विकसित हुआ था। और इसके ईरानी आक्रमण से जो था तो ईरान और भारत के व्यापार को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। ईरान और भारत के व्यापार को बढ़ावा मिला इसके आक्रमण से। तो ये था ईरानी आक्रमण। और इसी के अगले क्रम में देख लेते हैं कि यूनानी आक्रमण का क्या व्यवहार रहा भारत। ईरानी आक्रमण के बाद मौर्य वंश के पहले ही ईरान के बाद यूनान का भी आक्रमण भारत को मिला। भारत पर यूनानी आक्रमण भी हुआ, जिसमें से सिकंदर महान की भूमिका समझ में आती है। सिकंदर महान जो था उसी ने आक्रमण किया था कहाँ? भारत पे। तो देख लेते हैं। जो सिकंदर था तो वो फिलिप राजा था, उसी का पुत्र सिकंदर था। तो फिलिप जो सिकंदर का पिता था 359 BC में मकदूनिया का शासक बना। 359 BC में फिलिप जो था तो मकदूनिया का शासक बना और 329 BC में 59 में शासक बना और लगभग 30 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई और वो मारा गया।
तो फिलिप के मर जाने के बाद सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, तब वो 20 वर्ष का था और 20 वर्ष की आयु में वो राजगद्दी पर बैठा और मकदूनिया का शासक बन गया, मकदूनिया का राजा बन गया। और ध्यान में रखना है सिकंदर से जो है तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, जो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक पॉइंट है सिकंदर के बारे में। तो चूँकि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था, और सिकंदर का जन्म मेसोडोनिया में 356 बीसी में हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका जन्म में कहाँ हुआ था, मेसोडोनिया में। कहाँ कब हुआ था, 356 बीसी में हुआ था। और इसकी पत्नी का नाम रुखसाना था। माना जाता है कि जो सिकंदर जब था तो वो उसकी 3 शादियाँ हुई थी, वो उसकी 3 पत्नियाँ थीं। तो जो उसकी प्रिय पत्नी थी वो उसका नाम था रुखसाना। तो आपको याद रखना है, रुखसाना प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। इसी क्रम में 326 बीसी में हिंदकुश पर्वत पर पार करके भारत के तक्षशिला क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चूँकि जो सिकंदर था तो वो 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। और कहाँ से आक्रमण करता है, हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत के तक्षशिला क्षेत्र में भारत पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ उस टाइम पे वहाँ का राजा जो था तो वो अम्बी था। अम्बी काफ़ी डरपोक राजा था, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की सहायता करने लगा। क्योंकि उसको पता था कि हम सिकंदर से नहीं जीत पाएंगे, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब हार मान ली। और वो सिकंदर की मदद करने लगा उसके राज्य विस्तार में। क्योंकि जो सिकंदर था तो उसने प्रण बना लिया था कि मुझे विश्व विजेता बनना है। और इस क्रम में उसने भारत पर आक्रमण करते ही तक्षशिला क्षेत्र का जो राजा था अम्बी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और वो स्वयं सिकंदर की मदद करने लगा। तत्पश्चात वो तक्षशिला क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के क्रम में पंजाब क्षेत्र में पहुंचता है और पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और उस टाइम पे पंजाब के राजा जो थे तो वो पोरस थे, जिन्हें पुरु भी कहा जाता है। उनके साथ झेलम का युद्ध हुआ, जिसे हेडे स्पीच भी कहा जाता है। तो झेलम का युद्ध और हेडे स्पीच का युद्ध मतलब किसके बीच लड़ा गया, सिकंदर और पोरस के बीच। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसे हेडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो इनके बीच लड़ा गया और पोरस शासक जो था तो वो वीरतापूर्वक लड़ा। अंततः पोरस की पराजय हो जाती है, लेकिन उसकी वीरता को देखकर सिकंदर काफ़ी प्रभावित होता है उसकी वीरता को देखकर, और उसका जो क्षेत्र था तो उसको वापस कर देता है। उसके वीरता को देखकर काफ़ी प्रभावित होता है और उसका जो क्षेत्र था उसको वापस कर देता है। और एक संधि उसके साथ करता है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारा क्षेत्र वापस कर दूंगा, उसके बदले में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। तो ये थे इसके आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण और उसके विजय रथ की कहानी। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और क्योंकि पोरस से युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना जो थी तो झेलम युद्ध जीत चुकी थी। और झेलम युद्ध हाइडेस्पीच के युद्ध से भी जाना जाता है। तो उसके युद्ध जीतने के बाद जो उसकी सेना थी तो ब्यास नदी के तट पर पहुंची। ब्यास नदी के तट को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, क्योंकि उसको ये लगने लगा था कि जब पंजाब का राजा जो था पोरस, छोटा मोटा राजा को हराने में इतनी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो आगे मगध जैसे साम्राज्य का सामना हम कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में उनको काफ़ी उनकी सेना में काफ़ी असमंजस पैदा हुआ और वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया गया। सिकंदर के काफ़ी समझाने पर वो उनकी सेना जो थी तो नहीं मानी और वहीं से वापस लौट गए। तो जो सिकंदर था तो वो 19 मार्च तक भारत में रुका और 325 बीसी में वापस लौट गया। और वापस लौटने के क्रम में 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कि सिकंदर जो था तो कितने महीने भारत में रुका, तो 19 महीने, 19 माह, ये आपको ध्यान में रखना है। और सिकंदर की सेना किस नदी से वापस लौट गई थी, ब्यास नदी के तट से वापस लौट गई थी, क्योंकि सिकंदर के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहीं से वापस लौट गई। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और
उसको याद रखना है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 BC में। कहाँ हुई, बेबीलोन में। और किस उम्र में, 33 वर्ष की आयु में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और सिकंदर से कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी बातें और देख लेते हैं। तो सिकंदर को जो सेनापति था, तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति, क्योंकि लौटने के क्रम में कुछ जो सैनिक थे तो वो थल सेना से गए और कुछ समुद्री सेना से गए। तो जो उसका जल सेनापति था सिकंदर का, तो वो निरियाकस था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूनानी आक्रमण से हमने सिकंदर को देखा, उसके विभिन्न प्रकार के आक्रमण को देखा, उसकी मृत्यु को देखा। अब यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देख लेते हैं। तो यूनानी आक्रमण से भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। गांधार कला का आगमन यूनानियों द्वारा ही हुआ था। जो बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा है गांधार कला, तो वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, तो यूनानियों द्वारा ही उसकी उत्पत्ति हुई थी भारत में। मुद्रा का निर्माण की कला, मुद्रा निर्माण की कला यूनानियों द्वारा ही भारत ने सीखा। भारत में एकीकरण एकीकरण को बल मिला, क्योंकि क्या है कि विदेशी आक्रमण न कर पाए, इसलिए भारत में एकीकरण का जो मत था, एकीकरण की जो वो मतलब एक सिद्धांत बना, तो उसी को देखकर बना, क्योंकि विदेशी आक्रमण ना कर पाएँ, विदेशी यहाँ से जीत कर ना जाएँ, तो इस स्थिति में भारत ने एकीकरण को बल मिला और सभी एकजुट हो गए। आगे देख लेते हैं यूनान के साथ, क्योंकि यूनानी आक्रमण हुआ और यूनानी आक्रमण से यूनान के साथ वाणिज्य व्यापार का रास्ता खुल गया। तो भारत जो था तो व्यापार करने लगा यूनान से, तो उनके सुगम रास्ता भी मिल गया। यूनान और भारत में व्यापार करने का रास्ता मिल गया। तो ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, जो विदेशी आक्रमण से आपको जानना ज़रूरी था। कुछ ज़रूरी पॉइंट आपको याद कर लेना है, जो सिकंदर से काफ़ी ज़्यादा पूछता है और यूनानियों द्वारा ही पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और कमेंट करके बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश को जानेंगे। मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है, तो उसको जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।